हेलो एवरीवन, हम लोग मॉड्यूल 4 पर जो मेजर डाउट्स है उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर में आप लोगों को ज़्यादा डाउट रहता है, इसलिए शुरुआत वहीं से करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। तो हम आपको ये डायोड, पीएन जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर आज बताते हैं और लॉजिक गेट्स अगले वीडियो में करते हैं। ये पूरा मिला के आपका कंप्लीट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कंप्लीट हो जाता है। इससे आपके सारे न्यूमेरिकल लग जाएंगे। तो पहले मैं ये सारा चीज़ आपको अभी समझा देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉजिक गेट समझा देता हूँ और फिर जब लॉजिक गेट वाले वीडियो के साथ में 19-20 में 2020-2019 में जो जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस आए हैं सेमीकंडक्टर पे, वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। और इस वीडियो और लॉजिक वीडियो देखने के बाद आप वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। जो क्वेश्चन हो जाए, बहुत अच्छी बात, नहीं हो उसका फिर हम सॉल्यूशन करके एक वीडियो बना देंगे। इससे आपको लग जाएगा कि हाँ अब आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। पहली बात, सेमीकंडक्टर अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है, थ्योरी बहुत सारी पढ़नी है ना, बिकॉज उसमें बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस हैं, थ्योरेटिकल बातें समझाना है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है। लेकिन अगर आप कोई कंपटीशन देना चाहते हैं उसमें आपको बस फोकस्ड पढ़ाई करना है, जो आता वही पढ़ना है। हमको ये नहीं समझाएगा कि इसका वर्किंग समझाओ, इसका मेकिंग समझाओ, ये हमको तो नहीं आएगा। हमको तो आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको आने हैं। इसलिए कंपटीशन की पढ़ाई आसान है। हमको डिस्क्राइब करना हमको मुश्किल है। बोर्ड में आपने किया होगा, देखा हो कितना लिखना पड़ता है आपको। बट अगर आपको कंपटीशन देना है तो बहुत ही ईजी है आपके लिए सेमीकंडक्टर, और हमेशा पूछा जा रहा है। जो एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है वो भी पूछा जा रहा है अब तो, इसलिए हम लोग पूरी तैयारी करते हैं। ठीक है, तो एक बार सारा चीज़ हम समझा देते हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर्स को पहले हम लोग समझते हैं कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का एडवांटेज क्या है। कंडक्टर में अगर आप कोई सेल जोड़ देते हो तो कंडक्टर के अंदर जितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी चल पड़ते हैं। जो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है अप्लाइड वोल्टेज के हिसाब से तय होता है, उसके हिसाब से करंट होती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी कंडक्टर पे आप जितना सेल लगाओ और चाहो कि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं आधे चलें, ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको कंट्रोल नहीं है किस पर, चार्ज कैरियर्स पे। और वही एडवांटेज है क्या सेमीकंडक्टर्स पे। सेमीकंडक्टर में हम चाहें तो जो चार्ज कैरियर्स हैं उनको हम अपने कंट्रोल में चला सकते हैं, कम अधिक बढ़ा सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ओवर कंडक्टर डिवाइसेस। सो अगर हम सारे जो मटेरियल्स हैं उनको अगर हम कंडक्टर्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, करंट वाला चैप्टर में बात हो, अगर हम 3 भाग बांटना चाहें तो एनर्जी बैंड के रूप में बांट सकते हैं। एनर्जी बैंड क्या होते हैं? अगर आप कोई आइसोलेटेड एटम लेते हो हाइड्रोजन का, तो उसका एक एनर्जी लेवल होता है, बिकॉज वो न्यूक्लियस से बराबर दूरी पे हमेशा रहता है। बट अगर हाइड्रोजन गैस हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ही अगर ले लेते हैं तो किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लिखने जाएंगे तो अगर जो मोशन कर रहा है, हम लोग क्लासिकल बोहर मॉडल की हेल्प से बातें कर रहे हैं, तो अगर वो मोशन कर रहा है तो 2 न्यूक्लियस अगर है तो इस इलेक्ट्रॉन की दोनों न्यूक्लियस दूरी घटती बढ़ती रहेगी। 2 न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन ऐसा चल रहा है, तो कभी वो न्यूक्लियस के पास आएगा, कभी किसी से दूर जाएगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी है वो कोई फिक्स्ड एनर्जी लेवल टाइप का नहीं रह जाएगा। सबसे दूर होगा तक मिनिमम होगी, सबसे पास होगा तक मैक्सिमम होगी। तब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक मिनिमम और एक मैक्सिमम के बीच में होगी। उसी गैप को हम लोग, उस डिफरेंस को हम एनर्जी बैंड कहते हैं। ठीक है, तो हम कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर बैंड अगर बांटना चाहें तो 2 भाग है। एक को बोलते हैं कंडक्शन बैंड और दूसरे को बोलते हैं वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड मतलब जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, हम लोग फिजिक्स की भाषा में बोलेंगे, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो वो कंडक्शन बैंड होगा। और जो वो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर वो उस मतलब वो एनर्जी जहाँ पर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड। और मेटल या जिनके भी वो इलेक्ट्रॉन जो अपने एटम को छोड़ के नहीं चलते, उनकी भी तो एनर्जी होती है, उनको वैलेंस बैंड कहते हैं। तो जो डायग्राम बना है जैसे कंडक्टर का बना है, एक वैलेंस बैंड बना और एक कंडक्शन बैंड बना है। वैलेंस बैंड एक ही नहीं होता है, आप जानते हैं 1s से लेके आप d ऑर्बिटल तक जा सकते हैं। तो हम लोग जो मैक्सिमम हाईएस्ट एनर्जी वाला वैलेंस बैंड है
उनको बनाया है, और उनसे थोड़ा ज़्यादा किसका है, कंडक्शन बैंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के चल सकते हैं। तो कंडक्टर दो तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे कंडक्टर होते हैं, ये थ्योरी है, इसकी भी ज़रूरत खास नहीं है, बट मैं तो ऐसा तैयारी करा रहा हूँ कि मान लीजिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया तब कैसे करेंगे, अदरवाइज इसकी भी कोई खास ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो भी कर सकें, हम वो बात भी बोलते रहे। तो कुछ ऐसे एटम्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, जिनके कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ही फ्री रहते हैं, अपने एटम को छोड़े ही रहते हैं, है ना। ज़्यादातर अल्कली मेटल्स में पाए जाते हैं, सीजियम, सोडियम में जो भी आपका शुरू वाले हैं, तो उनके कुछ इलेक्ट्रॉन हमेशा ही कंडक्शन बैंड में रहते हैं, वो टाइप ए हो गया कंडक्टर्स। और कुछ के होते हैं ऐसे कि उनके इलेक्ट्रॉन्स तो हैं वैलेंस बैंड में, नीचे वाला वैलेंस बैंड है, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है, लेकिन जो है ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं कि होते तो बैलेंस बैंड में है, बट इफ़ यू अप्लाई सम फोर्स, गिव सम एनर्जी, दे विल स्टार्ट मूविंग, जो कि हम लोग कॉपर, निकल, जो इसमें सिल्वर, जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी चल सकते हैं, उनकी बातें कर रहे हैं। रहते हो अपने कॉपर एटम के पास हैं, लेकिन थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो अपने चल दिए, सो दे कैन ऑल्सो बिहेव लाइक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। सो ओवरलैप दिखाते हैं कि वही इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड की तरह भी काम करते हैं, जरूरत पड़ने पे कंडक्शन बैंड की तरह काम करते हैं। अब क्या है कि इनकी पढ़ाई तो करनी ही नहीं है आपको तो सेमीकंडक्टर पढ़ना है, तो डिफरेंस के लिए बताया गया। इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर क्या है, इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वैलेंस बैंड में होता है, लेकिन आप उनको एनर्जी देंगे, इसे केटी, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देखा जाता है, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है उनके बीच में। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए एनर्जी देने के बावजूद भी वो कंडक्शन बैंड में नहीं जाते हैं, इसलिए इंसुलेटर्स में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन संभव नहीं है। जबकि सेमीकंडक्टर्स में क्या है, एनर्जी ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब ये गैप होता है, और ये टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर आप रखते हैं तो केटी एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉनों को, और दिस एनर्जी इज एनफ सफिशिएंट टू मेक दिस इलेक्ट्रॉन टू जंप इनटू कंडक्शन बैंड। सो नॉर्मल टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर के वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन की तरह काम करने लगते हैं, इसलिए इनमें हम टेम्परेचर घटा बढ़ा के यहाँ पर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घटा बढ़ा सकते हैं, और वो कंडक्टर की तरह काम कर सकता है। तो अब इतनी बातें तो बोला मैंने, बट आपको इंसुलेटर पढ़ना नहीं, कंडक्टर पढ़ना नहीं, सिर्फ आपको ये पढ़ना क्या, सेमीकंडक्टर। इसलिए अगर हम कंपटीशन बात करते हैं तो बहुत प्रिसाइज है। अब देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब प्योर, सिलिकॉन का कोई वेफर है तो उसमें और कुछ नहीं मिला हुआ, सिर्फ सिलिकॉन है, तो उसको इंट्रिंसिक बोलेंगे। उसमें कुछ मिला देते हैं, सिलिकॉन से थोड़ी ज़्यादा वैलेंसी चाहे कम वैलेंसी, सिलिकॉन की 4 है वैलेंसी, तो पेंटा मतलब 5 या ट्राई मतलब 3 वाले को मिला देने को बोलते हैं डोपिंग, तो वो इम्प्योर हो गया। तो इंट्रिंसिक मतलब प्योर, एक्सट्रिंसिक मतलब डोप्ड, इम्प्योरिटी मिला दी गई तो उसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक हो गया। अब ये जो मिलाते हैं, जो एक्सट्रिंसिक है वो 2 टाइप के होंगे, पी टाइप और एन टाइप। किसकी संख्या ज़्यादा है उसके हिसाब से उसमें नाम होता है। जैसे अगर हम सिलिकॉन जिसका 4 है वैलेंस, उसमें एल्युमिनियम मिला दें तो एक वहाँ पर एल्युमिनियम का 3 है, तो एक सिलिकॉन को बॉन्डिंग के लिए वहाँ पर जगह की ज़रूरत है, माने इलेक्ट्रॉन की एक आवश्यकता है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की कमी को हम फिजिक्स में होल कहते हैं, HOLE, होल बोलते हैं हम लोग। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस कमी को हम लोग होल बोलते हैं, तो इसमें होल्स डेवलप होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इंट्रिंसिक होता है, इसमें जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो क्या होता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन चले गया वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, तो जो इलेक्ट्रॉन अपना स्पेस छोड़ के गया उस स्पेस को होल बोलते हैं, और ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। इसलिए इंट्रिंसिक में जितने होल होंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, लेकिन जब इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो कोई एक बढ़ जाएगा, चाहे होल्स की संख्या बढ़ जाएगी चाहे इलेक्ट्रॉन्स की, जिनकी बढ़ जाएगी जो मेजॉरिटी में होंगे उन्हीं से नाम रखा जाता है। जैसे एल्युमिनियम मिलाएंगे तो यहाँ पे होल्स क्रिएट होगा, इसलिए में होलों की संख्या बढ़ जाएगी, इसीलिए उसको बोलते हैं पी टाइप। अगर हम फास्फोरस मिला दिए तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
बाहरी ऑर्बिट में, तो 4 तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री डेवलप बढ़ गया। तो जो सिलिकॉन के होल इलेक्ट्रॉन थे ही, फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो वहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में हो जाएंगे, निगेटिव हैं इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इनको बोलते हैं एन टाइप। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन हुआ कि जब ये इंट्रिंसिक होता है तो होल्स और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है, लेकिन जब हम डोपिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और होल की संख्या घट बढ़ सकती है। लेकिन ये एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपने डोपिंग कर दिया तो होल्स का संख्या पर यूनिट वॉल्यूम इनटू फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा Ni क्या है, इंट्रिंसिक जब रहेगा, जब इंट्रिंसिक होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नंबर ऑफ होल्स, उसी को Ni कहा गया है, ध्यान रखना है। जब इंट्रिंसिक में प्योरिटी में जो जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने होल होते हैं तो उनको Ni कह लें। तो अगर इम्प्योर भी हो गए, एक्सट्रिंसिक का ही फॉर्मूला हो गया कि NH इंटू Ni इक्वल Ni का स्क्वायर। ये अब एक फॉर्मूला हो गया इस चैप्टर का जहाँ पर न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका एनर्जी बैंड से P टाइप N टाइप। अब P टाइप N टाइप को अगर हम मिला देते हैं तो PN जंक्शन बनता है। P और N को मिला देने से PN जंक्शन मिलता है। N में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, इधर होल की संख्या ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जंप करके आते हैं किस में, होल्स में। तो इलेक्ट्रॉन अगर अपने जगह छोड़ेंगे तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए P टाइप, जो P टाइप है उसमें क्या है, मेजॉरिटी होल्स की है, लेकिन वो पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, होल्स रहें तब वो न्यूट्रल है। P टाइप न्यूट्रल होता है, N टाइप भी न्यूट्रल होता है। मेजॉरिटी किसकी है, बात इस पर रखा गया है। P टाइप पॉजिटिव नहीं होता, पॉजिटिव वालों की मेजॉरिटी होती है। N टाइप नेगेटिव नहीं होता, इलेक्ट्रॉनों की मेजॉरिटी होती है। तो यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन्स होल्स थे उतने रहने से न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन जब इधर चले जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों कमी की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आयंस डेवलप हो जाते हैं, आयंस। और जैसे फास्फोरस था, N टाइप में फास्फोरस ज़्यादा था, तो फास्फोरस का पाँच इलेक्ट्रॉन था, 4 बॉन्ड बनाया, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के इधर चले गया तो P प्लस आयन बन गया। समझ रहे बात। यहाँ P में एल्युमिनियम था, तो एल्युमिनियम पे 3 इलेक्ट्रॉन था तो न्यूट्रल था। फास्फोरस वाला का 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया तो Al माइनस बन गया। तो यहाँ पे एल्युमिनियम एटम है, यहाँ फास्फोरस एटम है, और वो फिक्स है, वो चलेंगे नहीं, वो डोप्ड है, सॉलिड में आयंस नहीं चलते। इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आयन यहाँ पर निगेटिव आयन हो जाते हैं और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, और इस चीज़ को हम PN जंक्शन कहते हैं। PN का जंक्शन, जंक्शन पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। किधर से किधर, N से P, ध्यान रखना है, N से P से N, कन्फ्यूज नहीं होना है, ये फोटो ध्यान रखना है। यहाँ P से N से P की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अच्छा, अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर आए या होल इधर गए, एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन इधर आना से करंट, हम जो करंट डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज चलने की दिशा को हम लोग करंट का डायरेक्शन दिखाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के चलने की उल्टी दिशा को हम करंट कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं इसलिए करंट इधर मानेंगे, उस करंट को बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। इलेक्ट्रॉनों का N से P जाना, होल्स का P से N जाना, इन दोनों की वजह से जो नेट करंट होती है उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन करंट। ठीक है, ये जो बीच का रीजन इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। अब जानते होंगे नाम है आप लोग, डिप्लीशन लेयर। ये डिप्लीशन का मतलब होता है वहाँ पे वो चीज़ डिप्लीटेड, स्पेस डिप्लीटेड ऑफ ह्यूमन मतलब क्या हुआ, उस जगह पे इंसान नहीं पाए जाते। तो दिस इज ए रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कैनॉट एग्जिस्ट, बिकॉज यहाँ पर देखो फील्ड है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो फील्ड उसको फोर्स लगा के इधर फेंक देगा और होल पे फोर्स इधर लगाएगा। तो इस स्पेस में कोई चार्ज नहीं टिकता, इलेक्ट्रॉन होल इधर इधर रहते। इनको अगर यहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे, टेम्परेचर जो है बॉन्ड तोड़ सकता है। टेम्परेचर किसी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को उठा के कंडक्शन में फेंक सकता है।
केमिस्ट्री की भाषा में इसको बोलेंगे कि बॉन्ड टूट गया, सिलिकॉन सिलिकॉन का जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो टूट गया। और फिजिक्स में क्या बोलेंगे कि बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में चले गया। दोनों एक ही बात है। तो ये काम टेम्परेचर करते रहता है, यानी यहाँ भी तो सिलिकॉन होंगे, तो सिलिकॉन का बॉन्ड टूटेगा तो एक होल और एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो फील्ड इलेक्ट्रॉन को फेंक देगा n में और होल को p में, बिकॉज फील्ड पॉजिटिव पे फील्ड के लॉन्ग फोर्स लगाता है और निगेटिव पे उल्टा लगाता है। इसकी वजह से ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन इधर गया, होल इधर गया तो करंट ऐसे बही, इलेक्ट्रॉन इसमें से उठा के इधर फेंका गया, इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो करंट ऐसे चलेगी। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। जो अपने से n से p जाते हैं, p से n जाते हैं, उनसे डिफ्यूजन करंट बनती है, और जो डिप्लीशन लेयर से चार्ज को फेंका जाता है उससे ड्रिफ्ट करंट बहती है। दोनों अपोजिट होती है। शुरुआत में जब भी n p को टच में करते हैं तो सिर्फ डिफ्यूजन होता है, तो पहले कौन करंट बहती है? डिफ्यूजन करंट बहती है। और जैसे जैसे डिप्लीशन लेयर बनते चले जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होते चले जाता है, ड्रिफ्ट करंट बढ़ती चली जाती है। और जब एक स्टेट आता है जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट आपस में कैंसिल कर जाती है, उस स्टेट को बोलते हैं कि अब ये पीएन जंक्शन बन गया। ये थ्योरी हुई, इसका थ्योरी बात हो, इसका कोई खास यूज नहीं। अब हम इस पीएन जंक्शन को हम डायोड कहते हैं। पीएन जंक्शन को यह मिटा के इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ डिटेल बता दें आपको। तो देखिए, ये इस पीएन जंक्शन को सेल से कैसे करते हैं, तो दो बातें होती हैं। एक होता है फॉरवर्ड बायस्ड मतलब पक्ष लेना, बायस्ड डिसीजन, पक्ष लेना। तो क्या करते हैं, इसमें Pn है ना, ऐसा P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से जोड़ देने को बोलते हैं हम फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड में क्या होगा, ये आप जानते हैं इधर हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल बनाएंगे, तो जो डिप्लीशन लेयर था यहाँ फील्ड, ये फील्ड इस पीएन जंक्शन बनाया और आप फील्ड ऐसे बना रहे हो, तो आप फील्ड ऐसे बनाए और फील्ड ऐसे है, इसलिए ये जो गैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होना चालू होता है, ये जो गैप होता है पतला होना चालू होता है। और रिवर्स में क्या करेंगे, अगर ये फिर मैं अगेन थ्योरी बता रहा हूँ, इसका कोई खास ज़रूरत आपको न्यूमेरिकल नहीं होता, फिर भी जब पढ़ रहे हैं तो एक बार कंप्लीट पढ़ लेते हैं। रिवर्स बायस का मतलब उल्टा, P उल्टा जोड़ना, P पॉजिटिव टू P इज फॉरवर्ड बायस, P से पॉजिटिव N से नेगेटिव, इसका उल्टा जोड़ने को बोलते हैं रिवर्स बायस। आप अब ऐसे फील्ड बनाने वाले हो, पहले से भी फील्ड है, तो डिप्लीशन लेयर और चौड़ी हो जाती है, और चौड़ा होने का मतलब ये हुआ कि डिफ्यूजन मुश्किल हो जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को भाग के इसमें जाना है, होल्स में, इसको जाके इसमें मिलना है, तो गैप कम हो जाएगा, फील्ड कमज़ोर हो जाएगा, तो आसानी से डिफ्यूजन करंट चलती है। तो ऐसे जो करंट बहती है उसको बोलते हैं कौन, आई डिफ्यूजन, जो बात अभी हुआ। और अभी क्या होगा, अगर आप उल्टा फील्ड लगा दोगे तो ये गैप बहुत बड़ा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, उतना हाई पोटेंशियल का एनर्जी मिलेगा, तब जाके कोई इलेक्ट्रॉन जंप मार पाएगा, इसलिए आसानी से डिफ्यूजन नहीं होता। तो रिवर्स में ऐसे करंट नहीं बह पाता, डिफ्यूजन करंट नहीं बहता। लेकिन यहाँ फील्ड बड़ा हो गया, थोड़ा ये उसकी थिकनेस भी थोड़ी बढ़ गई डिप्लीशन लेयर की, तो डिफ्यूजन आसान हो, बिकॉज यही बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड टेम्परेचर तोड़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उठा के फेंकेगा, तो यहाँ पर डिफ्यूजन बंद होकर थोड़ी बहुत ड्रिफ्ट करंट बहनी चालू हो जाती है, ड्रिफ्ट करंट डोमिनेट कर जाती है, ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर ड्रिफ्ट करंट डोमिनेट करती है। ये वही चीज़ बनाया गया है। ये पॉजिटिव V मतलब ये V जो हम लगा रहे हैं, ये V फॉरवर्ड बायस बनाया जा रहा है। जब फॉरवर्ड बायस बनाओगे बालक, तक क्या होगा, जब तक पहले तो ये इतनी चौड़ी थी, इसमें अनबायस्ड मतलब कोई सेल बाहर से नहीं जुड़ा है, अनबायस्ड मतलब कोई बाहर सेल नहीं जुड़ा है। फॉरवर्ड बायस मतलब जब यहाँ हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, डिप्लीशन लेयर कम होना चालू होगा,
ये वोल्टेज बढ़ाएंगे, कम होते 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 डिप्लीशन एकदम ख़त्म सा हो जाएगा, एकदम ख़त्म सा पहले हो जाएगा, तब जाके डिफ्यूजन करंट बहना चालू हो जाएगी। ये कौन सी करंट का डायग्राम दिख रहा है बालक तुम्हें? ये वाला डिफ्यूजन करंट है फॉरवर्ड बैस में। रिवर्स करो, ये रिवर्स मतलब वोल्टेज उल्टा लगा ना, तो ये वाला ये रिवर्स बना हुआ है। रिवर्स में क्या होगा, ये ग्राफ ऐसा नहीं करंट हम जीरो बनाएंगे बट बहती है। देखो इधर मिली एम्पियर बनाया, इधर माइक्रो एम्पियर बनाया गया, मतलब ये ड्रिफ्ट करंट बहुत छोटी होती है, बिकॉज वो सेल से पैदा नहीं होती, ये सेल करंट पैदा नहीं करती, यहाँ के होल इलेक्ट्रॉन्स टूटते हैं उसी से पैदा होता है। तो उसके लिए तो टेम्परेचर चाहिए बढ़ाने वाला, हाँ थोड़ा एरिया बढ़ जाने से थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। ओके, तो बहुत छोटी सी करंट ड्रिफ्ट करंट बहती, वोल्टेज बढ़ाते हो तो। लेकिन एक लिमिट के बाद ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन का मतलब क्या हुआ, सोचो आप ये वोल्टेज बढ़ाते चले जा रहे हो, और जो हमारा जो एनर्जी गैप था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो आसपास था, उससे ज़्यादा आपने एनर्जी दे दिया, वोल्टेज ज़्यादा लगा दिया, तो हो सकता है कि बॉन्ड ही, हर बॉन्ड की अपनी बॉन्ड एनर्जी है। तो अगर वोल्टेज उल्टा लगाते जाओ तो खिंचाव होते जा रहा है, एक लेवल के बाद वो बॉन्ड टूट जाएगा। और एक सिलिकॉन का बॉन्ड टूटा मतलब इस जगह में सारे सिलिकॉन का बॉन्ड टूट गया, बिकॉज सभी सिलिकॉन का बॉन्ड एनर्जी सेम है। तो एक बैग, इसमें बहुत सारे क्या इलेक्ट्रॉन होल पेयर डेवलप हो जाते हैं, इसलिए एक बैग बहुत बड़ी सी करंट बह जाती है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक लिमिट के बाद ज़्यादा होने से इस डिप्लीशन लेयर के सिलिकॉन के बॉन्ड सारे टूट जाते हैं, उसके एक साथ बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा हो जाता है। तो वोल्टेज लगा ही हुआ है और आपके पास चार्ज की रेस बहुत मिल गए, तो एक बैग बहुत करंट बह जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग जेनर ब्रेकडाउन। तो ये वोल्टेज जेनर ब्रेकडाउन, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बैस, रिवर्स्ड बैस। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो डायोड है, ये पीएन जंक्शन को किस सर्किट में ऐसे बनाया जाएगा। भाई आप रेजिस्टेंस बनाते हो ना, आप कैपेसिटेंस, ऐसा रेजिस्टेंस बनाते हो, ऐसा कैपेसिटेंस बनाते हो, तो डायोड ऐसे बनाए जाएंगे, सिंबल होंगे। ये एक्चुअली है, देखो ये इधर P है और ये इधर N बना हुआ है। ये क्या दिखाता है कि अगर हम लोग ड्रिफ्ट करंट को मिली एम्पियर से नापे तो जीरो आएगा। अगर कोई 2 माइक्रो एम्पियर है, उसको मिली एमीटर से बहा दो तो जीरो पड़ेगा वो तो। सो हम लोग आइडियल, जैसे आइडियल रेजिस्टेंस, आइडियल कैपेसिटेंस बात करते हैं ना, तो आइडियल पीएन जंक्शन को ही डायोड कहा जा रहा है। का मतलब क्या होगा, वो ये है, कोई भी आइडियल पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बैस में करंट को चलने देगा और रिवर्स बैस में नहीं चलने देगा। आइडियल पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बैस में करंट को चलने देता है और रिवर्स में नहीं चलने देता। ये आइडियल बात हुआ, थोड़ा तो चलता है ड्रिफ्ट बट नेग्लेक्ट करेंगे। तो ये वही फोटो दिखाता है कि इधर से इधर तो करंट जाएगी, इधर से स्टॉप हो जाएगा, इसीलिए ऐसा सिंबल बनाया गया डायोड का। तो ये डायोड का सिंबल है। ठीक है, जैसे क्या, जैसे मान लीजिए हमको कोई क्वेश्चन दे दिया, ऐसे बना दिया, डायग्राम बना दिया, ऐसा सेल लगा दिया, बहुत सिंपल। तो ये मान लीजिए कि 2 ओम लिख दिया, 2 ओम यहाँ में लिख दिया, 10 वोल्ट लिख दिया, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो आप कह सकते हैं कितना करंट बहा। तो देखिए जब ऐसे जाएंगे तो इसके लिए क्या होगा, ये ऐसे करंट बहाना चाहेगा तो ये करंट को नहीं जाने देगा। एरो है एक्चुअली, ये एरो है कि इधर करंट जाएगा, इधर जा सकता है, इधर से नहीं। आप किधर इधर ले जाना चाहते, इसमें नहीं बहेगा, इसमें बह जाएगा, इसलिए इसमें करंट बह जाएगा कितना, 10/2 कितना 5। तो यहाँ पर 5 10। अभी ये आपके सर्किट से है ही नहीं, तो आप सिर्फ बाहर सोच सकते हैं कि 10/2 दैट इज 5 एम्पियर इसमें करंट बह जाएगा। ठीक है सर, तो
तो इसका मतलब ये हुआ आइडियल डायोड का मतलब। ओके, डायोड्स के टाइप, यूज मतलब प्रैक्टिकल यूज, तो प्रैक्टिकल यूज है 3, फोटो डायोड 4, मतलब फोटो 5, कुल मिला के 5 आपको इसमें मेन पढ़ाई है। फोटो डायोड, एलईडी, सोलर सेल, जेनर डायोड और रेक्टिफायर, 5। तो इसमें अब ये सब थ्योरी है बालक, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस एक एक लाइन सुन लेना है। फोटो डायोड क्या है, तो ये लाइट का सेंसर की तरह काम करता है, सेंसर की तरह। कैसे, ये एक पीएन जंक्शन डायोड है, इसको फॉरवर्ड बैस किया जाता है, सॉरी रिवर्स बैस रखा जाता है, रिवर्स बैस लिखा है यहाँ पर, इसको ऐसा सोचिए रिवर्स बैस करंट हो, मतलब ये P है, ये N है, तो इसको ऐसे जोड़ दिया तो रिवर्स बैस हो गया। अब कहता क्या है कि अगर इस पे लाइट गिराई जाए, पीएन किस पे, डिप्लीशन लेयर पे, तो क्या होगा, ये रिवर्स बैस है तो करंट 0 बहेगा, रिवर्स बैस है तो करंट नेग्लिजिबल बहेगा। लेकिन अगर लाइट गिराइए और यहाँ पे ऐसा व्यवस्था हो कि जो ये बॉन्ड्स हैं ये लाइट तोड़ HNU जो फोटॉन्स हैं वो इस बॉन्ड को तोड़ पाए, तो क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट ही बहना है, ध्यान है आपको, रिवर्स तो ड्रिफ्ट ही बहना है आपको। तो ड्रिफ्ट छोटी सी माइक्रो एम्पियर बह रही थी, अगर ये फोटोन गिरे यहाँ और बॉन्ड टूट गए तो ड्रिफ्ट करंट क्या होगा, बढ़ जाएगी। ज़्यादा इंटेंस लाइट मतलब ज़्यादा फोटोन करें तो बड़ी करंट बहेगी, कम इंटेंस होगा तो कम करंट बहेगी। यानी ये डायोड आने वाले लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर रहा है, सेंस कर रहा है, पहचान रहा है। इसीलिए फोटो डायोड्स वर्क एज क्या, लाइट सेंसिंग डिवाइस। बस इतने जानना कि यूज क्या है, अगर थ्योरेटिकल है तो यही है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। एलईडी लाइट बल्ब्स आज आप देख ही रहे, लाइट एलईडी लाइट जो बल्ब देख ही रहे हैं, वो क्या होता है, वो फॉरवर्ड बैस होता है। फॉरवर्ड बैस कर देते हैं हम, पीएन जंक्शन को हम फॉरवर्ड बैस कर दे और ऐसा, ये फॉरवर्ड बैस हो गया, पीएन हो गया, समझ रहे बात। तो उसमें क्या होता है, अब यहाँ फॉरवर्ड बैस में डिफ्यूजन करंट चलती है सर, और डिफ्यूजन करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आके होल को भरते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आके होल को भरते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है, तो बॉन्ड बनाने से क्या एनर्जी निकलती है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड बना रहा है तो एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी निकले और ऐसी व्यवस्था को एनर्जी वो आपकी किस में पड़े, विजिबल लाइट रेंज में आ जाए। जो एनर्जी निकला, लाइट निकला, वो विजिबल लाइट रेंज में आ जाए, तो इसमें से हमको लाइट निकलता हुआ दिखाई देगा। एज सिंपल एज दैट, इट इज़ लाइट एमिटिंग डायोड। सो फॉरवर्ड बैस में यूज करते हैं, डिफ्यूजन से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, उससे लाइट निकलती है, वो विजिबल रेंज में होती है, इसे लगता है कि इसमें से लाइट का एमिशन हो रहा है इस डायोड से, सो इट इज नोन एज लाइट एमिटिंग डायोड। सोलर सेल अनबायस्ड होते हैं, लाइट गिरता है डिप्लीशन लेयर पे और वहाँ से इलेक्ट्रॉन होल पैदा होते हैं और इलेक्ट्रॉन को चला दिया जाता है। इतना ही जानना, सोलर सेल पे कोई आपको थ्योरी न्यूमेरिकल नहीं जानना है। सोलर सेल में डिप्लीशन लेयर पे लाइट गिराई जाती है, तो डिप्लीशन लेयर में फिर वही बात, होल इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है, कोई सेल नहीं जुड़ी जाती, इलेक्ट्रॉनों को वापस चला दिया जाता है, सर्किट में चला देते हैं। तो किसी सर्किट तो लाइट गिरती रहती है, इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन का चलना करंट है, यानी लाइट गिरने से करंट मिलती है, तैयार क्या, सोलर सेल्स। तो इसका डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना आपको। अब जो मेन है न्यूमेरिकल वो है जेनर डायोड पे, ज़्यादा न्यूमेरिकल इसी से आना है, जेनर डायोड से। तो जेनर डायोड क्या है, इस डायोड को अगर हम रिवर्स लगा दें तब ब्रेकडाउन हो जाए, जब ब्रेकडाउन हो जाए तो ब्रेकडाउन होगा तो भी इसमें बहुत लार्ज करंट बहती है, और तब इसका हम यूज करते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। क्यों होता है रेगुलेट वोल्टेज, पहले ये देख लीजिए, और फिर न्यूमेरिकल कैसे आता है वो देख लीजिए। देखिए, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ये है कुछ वोल्ट, मान लीजिए हम कुछ भी वोल्ट V0 वोल्ट मान लेते हैं, चलिए ब्रेकडाउन वोल्टेज V0 है इसका। अब क्या होगा कि V0 पे करंट ऐसा V0, आप इसको ब्रेकडाउन लगा दें। ब्रेकडाउन लगाने के लिए क्या करेंगे, रिवर्स बैस करेंगे। तो आपने रिवर्स बैस कर दिया और करंट मान लीजिए आपकी उसमें ड्रिफ्ट करंट बहेगी उल्टा, मान लीजिए वो 10 माइक्रो एम्पियर बह रही है फॉर एग्जाम्पल।
अब अगर ब्रेकडाउन हो गया है, 10 माइक्रो एम्पियर करंट बह रही है, अगर उसमें हम 2 एम्पियर और 2 मिली माइक्रो एम्पियर और बढ़ा दें तो करंट कितनी हो जाएगी, 12 माइक्रो एम्पियर बहने लगेगी। लेकिन उसमें करंट तो बढ़ गई लेकिन वोल्टेज कितना हुआ, V0 ही रहा। समझ रहे बात, V0 ही रहा। करंट 10 की जगह 8 बहने लगे, कम हो जाए तो भी वोल्टेज कितना होगा, V0 ही होगा। सो अगर हम डायोड को रिवर्स मोड में डाल दें, ब्रेकडाउन करा दें, तो उसमें करंट क्या हो जाए, करंट थोड़ा घट बढ़ जाने से भी उसके क्रॉस वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होता, एंड सो इट कैन एक्ट एज ए कांस्टेंट वोल्टेज सप्लायर, वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, वो डायग्राम यहाँ बना हुआ है। ये आप इनपुट डालते हो, ये रिवर्स, देखिए ये जनरल डायोड है, ये जेड लिखा हुआ है, जेनर ना साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसका आविष्कार किया, इस ABCD से जेड लिखा हुआ है। तो ये ऐसे दिखाने का मतलब ये जेनर डायोड हो गया। जेनर डायोड स्पेशल डायोड है, वो देखने में एक जैसा लगेगा, बट इसके आपको क्या करना होगा, उल्टा वोल्टेज लगाना होगा आपको। जैसे अगर मुझे DC सोर्स इसमें जोड़ना होगा तो मैं ऐसे जोड़ूंगा, क्वेश्चन में आपको ऐसे देगा, देखिए ऐसा देगा, देख रहे हैं आप, इसका हम इधर से बहाना चाहते हैं और करंट बह रहा होगा। ये ऐसा बनने का मतलब इसमें से करंट बह रहा है, और किस मोड में हो, ब्रेकडाउन मोड में है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। अब आउटपुट वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होगा यहाँ पर। तो न्यूमेरिकल कैसे देते हैं वो लोग, इसका ये MF दे देते हैं, ये R दे देते हैं, ये R दे देते हैं, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज दे देते हैं। सुनने बात, जैसे हमने कहा आपसे कि यहाँ पे 12 वोल्ट लगा हुआ है, ये 10 ओम है, ये भी मान ली 10 ओम है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कह दिया कि 5 वोल्ट है। तो कहते बताओ डायोड से कितना करंट बहेगा, जेनर डायोड से करंट कितना बहेगा, इस तरह क्वेश्चन आता है। तो कैसे करते हैं, देखिए अभी 5 वोल्ट है, मतलब इसके क्रॉस कितना वोल्ट होगा, 5। ये वोल्टेज ये अभी 5 होगा तो इस पर 5 ही रहेगा। यहाँ 50 वोल्ट लगा दीजिए तो अभी यहाँ पर हमेशा 5 वोल्ट ही लगेगा। तो अगर 5 वोल्ट इस पर लग रहा है तो इसमें करंट कैसे बहेगी, ऐसे बहेगी। ध्यान रखना है, इधर हाई होगा, रिवर्स है ये करंट, ऐसे बहती है करंट, जेनर डायोड में ऐसे बहती है, रिवर्स करंट बहती है, ध्यान रखना है। तो इसमें करंट कितना बहेगा सर, 5/10 मतलब ½ एम्पियर करंट ऐसे जा रही है। ठीक, अब देखिए ये 5 है तो यहाँ अब ये टोटल 12 है, तो यहाँ 5 है तो यहाँ कितना ड्रॉप होगा, 7। ये है ना, यहाँ ये पोटेंशियल प्लस ए पोटेंशियल इक्वल 12 है आपका। तो अगर यहाँ 5 है तो यहाँ कितना होगा, 7 वोल्ट। तो इस पे करंट कितना, इस ऊपर वाले में कितना वोल्ट लगा है, 7 वोल्ट। तो करंट कितना रहेगा, 7/10, यानी कितना, 0.7 एम्पियर यहाँ से बहा, और ये है 0.5 एम्पियर। तो क्वेश्चन था कि बोलो जेनर डायोड से हो कितना करंट जा रहा था, क्या बोलोगे बालक। तो 0.7 निकला, 0.5 इधर गया तो 0.2 इधर गया, आंसर हो गया 0.2 इधर जा रहा है। ठीक है, 0.2 इधर जा रहा है। कोई पूछे पावर लॉस बताओ तो VI कर सकते हो, 0.5 × 0.2 कर सकते हो, 1 वाट लिख सकते हो। तो ये न्यूमेरिकल आता है ज़्यादा। ठीक है, तो ये अब तैयार कर लीजिए, डायोड तैयार कर लीजिए। हाफ वेव फुल रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का मतलब होता है AC को DC बदलना। तो ये आप लोग थ्योरेटिकल चीज़ें आप लोग समझते होंगे। एक डायोड यूज़ करते हैं तो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, और दोनों में डबल यूज़ करते हैं तो फुल वेव रेक्टिफायर होता है। मैं जल्दी से एक डायग्राम समझा देता हूँ, इस पर न्यूमेरिकल नहीं आता। जैसे हम क्या करें, हमारे पास ये हमने ट्रांसफार्मर बनाया है, ऐसा ट्रांसफार्मर बना दिया, यहाँ से AC आया, AC का करंट आई, और यहाँ पर एक हमने डायोड लगा दिया, हमने यहाँ पर एक ऐसा डायोड लगा दिया, और यहाँ से हम लोग, ये हमारा लोड है जिसमें हम लोग करंट देख रहे हैं। तो देखिए जब ये, जैसे ये आपको यहाँ पे सिग्नल हमने डाला, ये साइन AC करंट डाला, तो जब ये बढ़ रहा है मतलब ये हाई हो रहा है, ये लो हो रहा है, ये हाई हो रहा है, ये लो हो रहा है। अगर ये हाई होगा, ये लो होगा, तो करंट बहेगा, करंट बहेगा, यानी ऐसे ऐसे करंट इसमें बहेगा। लेकिन जब हाफ साइकिल के बाद इधर ये लो, इधर हाई हो जाएगा, इधर हाई होगा ना, नेगेटिव,
तो जब ये हाई हो जाएगा तो करंट ऐसे नहीं बहेगा। तो जब ये एंड हाई होगा तो करंट बहेगा, और जब ये एंड हाई होगा तो करंट नहीं बहेगा। तो क्या होगा, ये इनपुट हुआ, आउटपुट में क्या होगा, ये तो बहेगा, लेकिन जब उल्टा हाई होगा तो ये नहीं बहेगा, फिर बहेगा, फिर नहीं बहेगा। इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। आधा तो एनर्जी का लॉस हो रहा है, ये बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, ये थ्योरीज हैं, मैंने इसे बता दिया आपको। फुल वेव रेक्टिफायर वैसे ही ऐसा ले लिया, ट्रांसफार्मर ले लिया और यहाँ बीच से ऐसा कुछ बांट दिया, दोनों में एक एक डायोड लगा दिया, ऐसा लगा दिया। इसमें हम लोग यहाँ से अपना आउटपुट चेक करेंगे। अब यहाँ पर कोई एसी का इनपुट डाला, मान लीजिए ये हाई हुआ, ये अभी ये कोई सिग्नल आपका, ये ऐसा सिग्नल हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हाई हो रहा है, तो इधर हाई इधर लो, इधर हाई होगा इधर लो होगा। तो क्या होगा, इस जैसे मान लीजिए 100 वोल्ट का है, तो आप कह सकते हैं 0 है तो ये 50 है और ये 100 है, कह सकते हैं ना। 0 आधा बांट दिया, 0, 50 और 100। इसका मतलब क्या, ध्यान दीजिए, ये इधर 100 है, इधर से ये 50 है, यानी ये फॉरवर्ड बैस है, तो इसमें से करंट बहेगा। और ये इधर 50 है, इधर 0, तो इधर से करंट नहीं बहेगा, इधर करंट नहीं बहती, करंट आके ऐसे बहेगा, इधर से करंट नहीं बहेगा, बिकॉज यहाँ 0 इधर 50 है। अगली बार जब ये उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, अगली बार यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 100 हो जाएगा रिवर्स में। तो ये अब 0, 50, अब क्या होगा, ये 0 इधर से 50, इधर से करंट नहीं जाएगी, और ये 100 हो गया, इधर से 50 से जाएगी, इसमें से करंट जाएगी, इधर से नहीं जाएगी, तो फिर ये करंट ऐसे बहेगी। तो जो ये इनपुट है, एक डायोड ये वाला देगा, दूसरा डायोड ऐसा देगा, फिर तीसरा, ये रिवर्स करते रहेगा। सॉरी, ये नीचे नहीं, मतलब देख रहे हैं, हमेशा करंट लेफ्ट से राइट से लेफ्ट ही गया है, सॉरी। तो हमेशा ये आपने एक ही दिशा में करंट गया। एसी क्या होता है, अपना करंट आगे पीछे बदलती है, लेकिन डीसी एक ही डायरेक्शन में चलता है। तो जब भी चला राइट से लेफ्ट चला, इसलिए एक ही दिशा में चला, इसलिए डीसी बन गया। सो एक साइकिल में ये काम करेगा, अगर सेम ये काम करेगा, पूरे वेव का रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, है ना। तो ये हुआ फुल वेव रेक्टिफायर थ्योरी। बहुत ज़्यादा इसमें समय मत लगाइए। अब ये हुआ आपका कंप्लीट पीएन जंक्शन, पीएन डायोड। अब आता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में क्या है, 2 टाइप के हैं, 2 जंक्शन डायोड जलाना। तो क्या पीएन है, तब एनपी यहाँ होगा, तो पीएनपी हो सकता है, चाहे एनपीएन हो सकता है, और तीसरा हो भी नहीं सकता। ऐसा नहीं कि 2 होता, तीसरा हो ही नहीं सकता। 2 जंक्शन बनाना है, तो पीएन तो फिर पी बनाना पड़ेगा, एनपी तो एन बनाना पड़ेगा। ओके, अब देखिए, इसमें एक को एमीटर बोलते हैं, एक को बेस बोलते हैं, एक को कलेक्टर बोलते हैं। एमीटर, बेस, कलेक्टर क्या होता है, एमीटर जो है सोर्स है, किसका, चार्ज कैरियर्स का सोर्स। जैसे अगर ये पी है तो होल्स का सोर्स है, देगा आगे, और अगर एन है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स है। वही इस सर्किट में सोर्स के मदद चार्ज कैरियर्स भेजता है। बेस से होते हुए वो कलेक्ट होता है, किस में, सी से। बेस होता है, सी में कलेक्ट होता है। इसीलिए डोपिंग वाइज सबसे ज़्यादा हैवी डोपिंग किसकी करते हैं, एमीटर की, और बेस की बहुत कम डोपिंग करते हैं, क्योंकि उस कुछ होना चाहिए, थोड़ा बहुत 5% से कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100 में 5% से कम, बिकॉज ये उल्टा होता है। पी एन है तो यहाँ पर ये जो चार्ज कैरियर यहाँ पास करता है तो पकड़ा जाए। जैसे ये पी एन है तो होल चलेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन से अटैच हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन चलेगा तो होल से अटैच हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जब इसमें से अगर 100 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ें तो 5 से ज़्यादा यहाँ ना फंसे, 95 यहाँ पहुँच जाए। वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े तो 5 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा यहाँ ना इंगेज हो और 95 यहाँ पहुँच जाए, कलेक्ट हो किस में, सी में। तो सबसे हाईली डोप्ड किसको कर, अभी थ्योरेटिकल आएगा तो करेंगे ऐसा। हाईली डोपिंग किसका, एमीटर का, उससे कम डोपिंग कलेक्टर का, सबसे कम डोपिंग बेस का करते हैं। और अगर हम साइज की बात करें तो एमीटर मीडियम साइज का होता है, कलेक्टर बड़ा होता है, बिकॉज वहाँ पर कलेक्ट करना है,
इकट्ठा करते हैं, और बेस बहुत पतला होता है। पतला होने का मतलब जल्दी से पास कर जाए, उसमें चले जाए। ये थ्योरेटिकल बात हो गई। अब सिंस जो एमीटर होता है वो सोर्स की तरह काम करते हैं, इसलिए उसको हमेशा फॉरवर्ड बैस करते हैं, फॉरवर्ड बैस करते हैं। एमीटर को हमेशा फॉरवर्ड बैस करना है और कलेक्टर को हमेशा रिवर्स बैस करना है। किसी चीज़ को अगर हम आगे धक्का मारना चाहते हैं तो इधर जो खड़ा आदमी है वो फॉरवर्ड में फोर्स लगाए, और इधर वाला काम, इधर जो खड़ा है इसकी तरफ मुंह करके वो अपनी तरफ इधर लगाए, कलेक्ट करे। नहीं तो ये इसको क्या करना होगा, इन दोनों लोग इधर मुंह इन दोनों का बाल ऐसे बनाया, मतलब मुंह आगे हुआ, समझ लो। तो अगर इनको क्या करना होगा, ये एमीटर है और ये है कलेक्टर, तो क्या करना हो, एमीटर हमेशा धक्का मारेगा तो फॉरवर्ड फोर्स लगाएगा, और कलेक्टर क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। इसलिए क्या कर, रिवर्स अपनी तरफ खींचेगा। ये अपने से दूर भेजता है, फॉरवर्ड बैस, और ये रिवर्स बैस। याद रखना कहीं भी कोई सर्किट में, तो एमीटर हमेशा कैसा, फॉरवर्ड बैस, और कलेक्टर हमेशा रिवर्स बैस रहेगा। देखो इसे Pn है, देखो तो P को पॉजिटिव से जोड़े हैं और N को नेगेटिव से, तो फॉरवर्ड बैस हो गया। यहाँ देखो कलेक्टर कैसा है, P है, तो P को N से जोड़े हैं, रिवर्स बैस हो गया। NPN में देखो एमीटर कैसा है, N नेगेटिव, तो उसको नेगेटिव से जोड़े हैं। N से N जोड़ना, P से P जोड़ना फॉरवर्ड बैस होता है। N को P से जोड़ना, P को N से उल्टा जोड़ना रिवर्स हुआ। जैसे यहाँ देखो N है तो यहाँ पर हाई जोड़ दिए, तो ये कनेक्शन होगा। ये जैसे डायोड का सिंबल बनाए थे वैसे ही ट्रांजिस्टर का सिंबल है। NPN, ये है PNP। कैसे बनाते हैं, एक कलेक्टर है, एक एमीटर है, और ये फ्लैट जो है सीधा बनता है वो बेस बनता है, और एरो बनाते हैं, जिसमें एरो बने रहेगा वो एमीटर होगा और बिना एरो वाला कलेक्टर होगा। ठीक है, और ये एरो किधर बनता है इसी से डिसाइड होता है कि NPN है कि PNP है। ट्रिक ये है कि जैसे ये देखो करंट कैसा जा रहा है, डिफ्यूजन करंट, ये डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन बना रहता है, और डिफ्यूजन करंट हमेशा P से N चलती है। डिफ्यूजन करंट हमेशा P से N चलती है। तो देखो ये क्या चल रहा है, ऐसे चला तो इधर P हुआ, इधर N हुआ, बीच में N हुआ, तो PNP हो गया। इसमें देखो करंट ऐसे जा रही बाहर, तो ये P हुआ, तो बीच में P हुआ, मतलब NPN हो गया। तो ये ट्रिक है याद करने का। तो ये वह ट्रांजिस्टर कैसे जोड़ा जाता है, कनेक्शन क्या है। अब एक ही चीज़ पढ़ना है ट्रांजिस्टर में आपको, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। वो करंट को, इनपुट करंट को हम बढ़ा सकते हैं, है ना, वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, इनपुट पावर सब कुछ बढ़ा सकते हैं कि इनपुट कुछ करें और उससे थोड़ी बड़ी करंट मिले, इसको हम कर सकते हैं। सो देखिए ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है इसमें, जो हम लोग कनेक्शन करते हैं, इससे एमीटर करंट आया, एमीटर ही देता है किसको, बेस को और कलेक्टर को। तो बालक ये लाइन हमेशा ध्यान रखना है, इसे हल्के में समझ लो कि एमीटर देता है और कौन कौन लेता है, बेस और करंट। तो एमीटर की करंट हमेशा बेस और कलेक्टर के बराबर होती है। किसी डायग्राम में कोई NPN हो, PNP हो, कुछ हो, ये फार्मूला हमेशा सही है कि एमीटर का दिया हुआ करंट ही बेस और कलेक्टर को मिलता है, तो I = IB + IC। याद रहेगा, हाँ। तो ये एक लाइन ध्यान रखो, जैसे ये बना हुआ डायग्राम में से क्या है, हम एक वोल्टेज लगा रहे हैं किस पर, बेस पर, और एक लगा रहे हैं कलेक्टर पे। एमीटर पे कोई इसमें नहीं बना है, कोई सेल नहीं लगा है, तो इसको बोलेंगे कॉमन एमीटर। जैसे देखो इसमें हमने बनाया है कॉमन बेस। देखो एमीटर पे सेल लगाया है, कलेक्टर पे सेल लगा, बट बेस में सेल नहीं लगाया है, इसको बोलते हैं कॉमन बेस, इसको बोलते हैं कॉमन एमीटर। वैसे हो सकता है कॉमन कलेक्टर, बट कॉमन कलेक्टर ज़्यादा नहीं पढ़ना, मेन कॉमन बेस और कॉमन एमीटर ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, देखो जैसा कि नाम है कलेक्टर मतलब वहाँ से करंट कलेक्ट की जाती है, इसलिए एक लाइन क्लियर रखो हमेशा। एक तो ये फॉर्मूला क्लियर हो गया सबको। दूसरा बात, कलेक्टर करंट इज ऑलवेज द आउटपुट करंट, नाम ही है कलेक्टर। दिस IC इज ऑलवेज आउटपुट, IC हमेशा आउटपुट होती है। तो इनपुट कौन कौन हो सकता है, बेस पर या फिर
एमीटर पे। आउटपुट हमेशा कलेक्टर होता है, इसलिए इनपुट बेस पे हो सकता है चाहे कलेक्टर पे हो सकता है। तो अगर तुम बेस पे इनपुट करते हो तो एमीटर पे नहीं करना होगा, बिकॉज कलेक्टर कौन होगा? आईसी। आईसी हमेशा आउटपुट होगा। तो अगर बेस पे इनपुट है तो बेस एक्टिव है और एमीटर में फिर आप कुछ वोल्टेज नहीं जोड़ेंगे, वो कॉमन कर देंगे। अगर आप एमीटर पर करंट डालना चाहते हैं तो बेस को कॉमन करेंगे। इसलिए जिसमें सेल नहीं जोड़ रहे हैं उसको हम कॉमन बोलते हैं। तो कॉमन बेस मतलब बेस में वोल्टेज नहीं जोड़ना, और इनपुट कौन हुआ? आईई। आईसी हमेशा आउटपुट है। कॉमन बेस मतलब बेस को भूलो, एमीटर इनपुट हो गया, आउटपुट कलेक्टर हो गया। कॉमन एमीटर मतलब एमीटर को भूल जाओ, बेस पे इनपुट हुआ, आईसी आउटपुट हो गया। समझ रहे बात? ये बात। अब कॉमन एमीटर मोड मतलब क्या हुआ? एमीटर वाली करंट कॉमन को भूल जाओ, एमीटर करंट को भूलो, तो आउटपुट कौन हुआ? डेल्टा आईसी। एक्चुअली देखो आईबी आईसी तो बहते रहे, जब यहाँ से हम चेंज करते हैं, यहाँ इनपुट डालते हैं, ये आईबी आईसी आईई, तो इन सेल के वजह से ये तीनों चीज़ बहते रहता है, ये करंट चलते रहता। अब यहाँ से इनपुट ला के हम आईबी में चेंज करेंगे और पता लगाएंगे कि आईसी में कितना का चेंज हुआ। फिर से आईई आईबी आईसी, तो हमेशा से आपस में इस सेल की वजह से करंट बहती रहती है, रिलेशन होल्ड रहता है। जब आप आईबी में कुछ चेंज करते हो तो आईसी में चेंज मिलता है ना? तो इसीलिए हमेशा चेंज अपॉन चेंज लिखा जाता है। तो कॉमन एमीटर मोड में एमीटर को भूलिए, तो बेस आपका इनपुट हुआ, कलेक्टर आउटपुट हुआ, तो कलेक्टर अपॉन बेस करंट, इसको बीटा कहते हैं। देखो याद करने का तरीका, बी फॉर बीटा और ई फॉर अल्फा। कॉमन बेस मतलब बेस भूल जाओ, बेस भूलो तो एमीटर पे इनपुट करोगे, कलेक्टर पे आउटपुट करोगे, तो आउटपुट अपन कलेक्टर अपॉन आउटपुट ऑन एमीटर। तो कैसे याद करोगे? बी फॉर बीटा, ई फॉर अल्फा, याद करने का ढंग। और कॉमन कलेक्टर नहीं आएगा, ध्यान रखना, गारंटेड। यही दो बातें होती हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर। जो कॉमन है उसको भूलिए। इनपुट किस पे होगा? बेस या एमीटर पे। आउटपुट हमेशा किस पे होगा? कलेक्टर पे। तो जो इसमें से कॉमन होगा दूसरा पे इनपुट होगा। तो ये दो चीज़ें हो गई। तो और ये बीटा क्या बोलते, इसको क्या बोलते हैं? बीटा है क्या सर? बीटा होता है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। अल्फा एंड बीटा को आर कॉल्ड क्या? कॉल्ड करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। कब कौन है? कैसे याद करो अल्फा बीटा? अल्फा है तो नीचे ई होगा, नीचे ई होगा तो बेस कॉमन हो गया। बीटा है तो नीचे बी होगा, यानी बी पर इनपुट है तो ई कॉमन हो गया। ऐसे याद करोगे, ठीक है। अब एक ये करंट का एम्प्लीफिकेशन है, तो वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन क्या होगा? तो V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई इंटू आर, आई इंटू आर। आर मतलब मैंने याद करने का तरीका बोल रहे हैं, V इक्वल टू आई आर। ये याद करने का तरीका क्या? वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन इक्वल टू करंट एम्प्लीफिकेशन इंटू रेजिस्टेंस एम्प्लीफिकेशन। रेजिस्टेंस एम्प्लीफिकेशन मतलब आउटपुट किस पे है? आर सी आई सी, तो आर सी, और इनपुट के बेस पे तो आर बी। पावर मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या? आई स्क्वायर आर, तो बीटा स्क्वायर इंटू आर सी बाई आई बी, ठीक है। और अल्फा बीटा में रिलेशन ये होता है 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा इक्वल टू 1। ये कैसे कर सकते हो बालक? इसमें ये देखो भूल जाए, अगर मान लो ये कन्फ्यूजन हो जाए एग्जाम हॉल में, तो क्या कर लेना, ये तो नहीं ना भूलोगे कि देने वाला कौन है? एमीटर, और दो रो लेते हैं बेस और कलेक्टर है। दोनों में अगर हम डिवाइड कर दें, आई का तो हो जाएगा 1 इक्वल टू आई बी अपान आई ई। डेल्टा दोनों साइड लगा सकते हो, चेंज कर दिया तो चेंज आ जाएगा, प्लस डेल्टा आई सी अपान
डेल्टा आई ई, बस ये तो अगर ये नहीं भूलेगा तो वो भी नहीं भूलेगा। देखो ना, तो ये क्या है, आई बी, ओहो गड़बड़ हो गया है, ये क्या करते हैं हम, आई सी डिवाइड करना था ना, ये गलत हो गया, सही करते ज़रा से, इसको सही कर दें। देखो यहाँ लिख देते हैं क्या क्या, डेल आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, डेल्टा लगा दिया, मतलब दोनों तरफ का चेंज ले लिया तो चेंज हो जाएगा, दोनों तरफ आई सी को डिवाइड करो, गड़बड़ हो गया था वहाँ पर। आई अपान डेल्टा आई सी इक्वल टू डेल्टा आई बी अपान डेल्टा आई सी प्लस 1, तो ये देखो क्या हो गया, 1 अपान अल्फ़ा इक्वल टू 1 अपान बीटा प्लस 1, ये याद रखना है। क्या याद रखना है यहाँ पर, 1 अपान अल्फ़ा इक्वल 1 अपान बीटा प्लस 1, बाकी अल्फ़ा बीटा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गया। अब ट्रांजिस्टर में आप कितना परेशान रहते हैं, ये वो कुछ नहीं, वो आप कोई परेशान मत रहिए, इतनी बात जानिए, इतनी बात जानना है कि ये आई बी ऐसा होता है, ये होता है, इससे कोई न्यूमेरिकल आपका हो जाएगा, आप करके देखिए। हमको इस बार अब ये कैसे होता है हमको एक्सप्लेनेशन थोड़ी देना है, कौन करंट कौन बहा कौन क्या हो, कुछ नहीं करना, हमको इसका यूज़ सीखना है, कैसे ये फॉर्मूले क्लियर हैं तो आप कोई न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये फिनिश हुआ हम लोग का सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में एक पार्ट और मेजर पार्ट ये फिनिश हो गया, बच गया सिर्फ लॉजिक गेट्स। वो अगले वीडियो में कराते हैं आपको लॉजिक गेट्स, और लॉजिक गेट करने के बाद हम लोग का पूरा ये कंप्लीट तैयार हो जाएगा। और फिर आप लॉजिक गेट अगला वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालूंगा, 2019-20 के सारे क्वेश्चन डालूंगा, उनको आप सॉल्व कीजिएगा, तभी जाके क्लियर होगा। ये जो मैंने कहानी सुनाया, उम्मीद करते हैं कि आप में से सभी लोग ये कहानी सुन चुके हैं, है ना। मैं इसलिए सुनाया कि आपको लगता है कि मुझे नहीं आता, अगर ये बात आता था आपको तो अभी भी आता है। जब वो सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तब लगेगा कि यार ये तो आसान है, नहीं तो देख देख के डर लगता है, सर्किट देख के डर लगता है डायोड और ट्रांजिस्टर का। सो इसीलिए मैंने कहा कि सिंपल काम, पहले मैं एक बार सारी बात आपको बोल देता हूँ, और अब मैं जो भी न्यूमेरिकल आपके होंगे इसके बियॉन्ड करूँगा, तब आप बात कीजिएगा, और फिर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, और फिर जाके तब हम लोग लगेगा हाँ अब हम तैयार हो गए। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।